हेलो स्टूडेंट्स, आज से अपन अपनी जूलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं और जूलॉजी में अपनी 5th यूनिट सबसे पहले आती है, जिसमें अपना फर्स्ट चैप्टर जो आता है जूलॉजी का वो है मानव अध्यावरणी तंत्र यानी ह्यूमन इंटीग्रेटरी सिस्टम। मानव अध्यावरणी तंत्र के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ये अध्यावरणी तंत्र जो होता है मेनली जो अपनी जो त्वचा और त्वचा से जो व्युत्पन्न संरचनाएं होती हैं वो संरचनाएं ही मिलकर किसका फॉर्मेशन करती है, इंटीग्रेटरी सिस्टम यानी अध्यावरणी तंत्र का फॉर्मेशन करती है। तो स्टूडेंट्स इस लेसन में अपन पढ़ेंगे अपनी त्वचा जो होती है, स्किन जो होती है वो उसके कितने स्तर होते हैं, उसमें कौन कौन सी सेल्स होती हैं, कौन कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, कौन कौन सी स्ट्रक्चर मिलकर पूरी की पूरी स्किन का फॉर्मेशन करती हैं। ये सारी की सारी चीजें अपने को पढ़ने को मिलेगी। तो अगर मेनली अपन स्किन की बात करें, त्वचा की बात करें, तो त्वचा जो होती है वो दो स्तरों से मिलकर बनी होती है। दो स्तर कौन से? फर्स्ट जो अपना आता है वो होता है अधिचर्म मतलब एपिडर्मिस, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एपिडर्मिस, और अपना सेकंड आता है चर्म, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं डर्मिस। एपिडर्मिस एंड डर्मिस क्या है? ये स्किन के दो प्रमुख स्तर हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन इन्हीं दो स्तरों के बारे में स्टडी करेंगे कि एपिडर्मिस क्या होता है एंड डर्मिस क्या होता है। इसके बाद में अपन देखेंगे कि जो अपनी त्वचा के व्युत्पन्न से क्या मतलब है। जो ह्यूमन स्किन होती है मतलब मानव की जो स्किन होती है, मानव की जो त्वचा होती है, किन किन से मिलकर बनी होती है, उसमें जो अपने ये त्वचा के व्युत्पन्न होंगे इनमें अपन स्टडी करेंगे। जो अपने रोम होते हैं, जो अपनी स्किन जो होती है इसके ऊपर छोटे छोटे रोम जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, उन रोम की स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। एंड स्किन में अपनी जो त्वचा होती है उसमें कौन कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती है, कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है, उन ग्रंथियों के बारे में अपन स्टडी करेंगे। उसके बाद में अपन लास्ट टॉपिक रहेगा अपना त्वचा का क्या कार्य होता है। जैसा कि अपन जानते हैं त्वचा अपने को एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करने का कार्य भी करती है, वो लास्ट में अपन देखेंगे कि अपनी स्किन के क्या क्या कार्य होते हैं। इन सब चीजों के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो इन सब के बारे में पढ़ने से पहले अपने स्किन का एक डायग्राम बना लेते हैं। उसके बाद में अपन देखेंगे अपनी जो एपिडर्मिस एंड डर्मिस होती है उसके कौन कौन से मेन मुख्य भाग होते हैं। तो सबसे पहले अपन स्किन का डायग्राम बना लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये अपना है स्किन का डायग्राम, वीएस ऑफ स्किन ऑफ ह्यूमन मतलब त्वचा की उदग्र काट का डायग्राम। तो अपन बात कर रहे थे ह्यूमन स्किन यानी मानव की जो त्वचा होती है उसके दो प्रमुख स्तर होते हैं, और उसके दो प्रमुख स्तर कौन से होते हैं? अधिचर्म एंड चर्म, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। दो त्वचा के दो प्रमुख स्तर कौन से होंगे? फर्स्ट अपना आएगा अधिचर्म मतलब एपिडर्मिस, एंड सेकंड अपना आएगा चर्म डर्मिस। तो सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे एपिडर्मिस के बारे में, अधिचर्म के बारे में कि ये क्या होती है और इस कितने स्तरों से, कितने भागों से मिलकर ये बनी होती है। तो स्टूडेंट्स, अगर अपन बात करें अधिचर्म की फर्स्ट, तो अधिचर्म किससे मिलकर बना होता है? अधिचर्म का फॉर्मेशन किससे होता है? अपन 3 जनन स्तरों के बारे में पढ़ के आए हैं, अपन जानते भी हैं कौन से, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। ठीक है, तो अधिचर्म का निर्माण किससे होगा? एक्टोडर्म से अधिचर्म का निर्माण होगा। ये इसका फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट की अगर अपन बात करें तो क्या होता है, इसमें रुधिर वाहिनियां नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो अपनी जो बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी जो होती है मानव शरीर में, जहां पर रगड़क लगती है ना वहां पर ये मोटी होती है एपिडर्मिस की परत। अब रगड़क किन जगह पे लगती है? जैसे अपने तलवे हो गए, अपनी हथेली हो गई, इन जगह पे क्या होता है, एपिडर्मिस जो होती है उसकी मोटाई ज्यादा होती है। जबकि अपना नेत्र और अपना जो कोर्निया का पार्ट होता है अपनी आई में, वहां पे क्या होता है, एपिडर्मिस काफी महीन, काफी पतली परत पाई जाती है एपिडर्मिस की। और नेक्स्ट अगर अपन पॉइंट की बात करें, अपनी जो एपिडर्मिस होती है, अधिचर्म की जो कोशिकाएं होती है ना, इस अधिचर्म की कोशिकाएं अनेक स्तरों से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, और अधिचर्म की कोशिकाएं अनेक स्तरों से मिलकर बने रहने के कारण इसको क्या बोला जाता है? स्तरित एपिथेलियम उत्तक। ठीक है, एपिडर्मिस की कोशिकाएं जो होती हैं वो अनेक स्तरों से मिलकर बनी होती हैं, इसीलिए अपन इसको स्तरित एपिथेलियम उत्तक भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे अपन इसको? स्तरित एपिथेलियम उत्तक। क्यों बोलते हैं? बिकॉज क्या होता है, अपनी जो एपिडर्मिस होती है, अपनी जो अधिचर्म होती है, उसकी कोशिकाएं अनेक स्तरों से मिलकर बनी होती है, इसीलिए इसको स्तरित एपिथेलियम उत्तक बोला जाता है। अब अगर इनके स्तरों की बात करें तो अपन एपिडर्मिस में भीतर से बाहर की तरफ टोटल कितने स्तर पाए जाते हैं? 5 स्तर पाए जाते हैं। वो 5 स्तर कौन कौन से होते हैं? एपिडर्मिस के 5 स्तरों के बारे में अगर अपन बात करें
अधिचर्म में अंदर से बाहर की तरफ क्रमशः 5 स्तर पाए जाते हैं। अब अपना फर्स्ट कौन सा होगा? अंकुरण स्तर या मेल पिग्गी। सेकंड की अगर अपन बात करें, स्थूल स्तर या स्पाइनोसोम। थर्ड स्तर की अगर अपन बात करें, कणी स्तर या ग्रेनुलोसम। फोर्थ स्तर की बात करें तो स्वच्छ स्तर या ल्यूसीडियम। एंड अपना लास्ट आता है फिफ्थ, किरण स्तर या कोरिनियम स्तर। ठीक है, अपनी एपिडर्मिस में अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ टोटल 5 स्तर पाए जाते हैं। ठीक है, अपन जानते हैं अपनी जो एपिडर्मिस होती है वो विभिन्न स्तरों से मिलकर बनी होती है, जिसके कारण अपन उसको क्या बोलते हैं? स्तरित एपिथेलियम ऊतक बोलते हैं। और अपन अब बात कर रहे हैं अपनी जो एपिडर्मिस होती है, अपनी जो अधिचर्म होती है उसके स्तरों के बारे में। तो अंदर से बाहर की तरफ इनका क्रम जो होगा वो इस प्रकार से पाया जाएगा। यहाँ पर अपना जो फर्स्ट स्तर है वो है अंकुरण स्तर या मेल पिग्गी स्तर। अंकुरण स्तर या मेल पिग्गी स्तर जो होता है ये किन से मिलकर बना होता है? ये स्तंभाकार कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, और एपिडर्मिस जो होती है, अधिचर्म जो होती है, उसका सबसे आंतरिक स्तर होता है ये। ठीक है, आंतरिक कैसे? अपना अंदर से बाहर की तरफ क्रम से पढ़ रहे हैं तो सबसे अंदर अपना आएगा अंकुरण स्तर। ओके, अंकुरण स्तर जो होता है वो एपिडर्मिस का सबसे आंतरिक स्तर होता है, जो चर्म के ठीक बाहर स्थित होता है, अपने डर्मिस के ठीक बाहर स्थित होगा। क्यों? क्योंकि अपनी जो डर्मिस होती है वो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे पाई जाती है। ठीक है, तो ये अपने आप ही किससे बाहर हो गया? चर्म के, क्योंकि 2 स्तर है। ठीक है, ये दोनों स्तर ऐसे हैं। यहाँ पे अपन देख रहे हैं ये अपनी क्या है? अधिचर्म, ये अपनी एपिडर्मिस है। ठीक है, और यहाँ पे अपनी डर्मिस है। मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, तो यहाँ पर जो स्तर होगा वो स्तर कौन सा है? वो स्तर है अपना अंकुरण स्तर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अधिचर्म का तो आंतरिक स्तर हो गया, सबसे अंदर स्थित है, और डर्मिस का बाहरी स्तर, क्योंकि यहाँ से अपनी डर्मिस स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो अधिचर्म जो होता है उस अधिचर्म में अपना जो अंकुरण स्तर होता है वो यहाँ पर होता है, क्योंकि यहाँ से अपनी क्या स्टार्ट हो जाती है? एपिडर्मिस स्टार्ट, सॉरी अपनी डर्मिस स्टार्ट हो जाती है, और डर्मिस के जस्ट ऊपर यानी चर्म के जस्ट ऊपर क्या पाया जाता है? अपना अंकुरण स्तर पाया जाता है। ठीक है, और अपना जो ये अंकुरण स्तर होता है ये क्या करता है? ये चर्म में स्थित, त्वचा में स्थित रुधिर कोशिकाओं से पोषण ग्रहण करने का कार्य करता है। ठीक है, जो अपना अंकुरण स्तर होगा ये क्या करेगा? ये चर्म में स्थित रुधिर कोशिकाओं से पोषण ग्रहण करने का कार्य करता है। और अपना जो ये अंकुरण स्तर होता है ना, इस अंकुरण स्तर की कोशिकाएं लगातार कंटिन्यू विभाजित होती रहती हैं। ठीक है, ये विभाजित होती रहती हैं और नई परतें ऊपर की तरफ खिसकती रहती हैं। मतलब यहाँ पर अंकुरण स्तर की नई कोशिकाएं बनेंगी। ठीक है, विभाजित होकर फिर वो कोशिकाएं जो होंगी वो ऊपर की तरफ, स्किन में ऊपर की तरफ खिसकती चली जाएंगी। ठीक है, अगर आगे अपन देखें, अगर अपन इस अंकुरण स्तर की, ओनली इस अंकुरण स्तर की स्टडी करते हैं गहराई से, तो इसमें क्या दिखाई देते हैं? इसमें कुछ उभार दिखाई देते हैं जो कगारों के रूप में होते हैं। ठीक है, अंकुरण स्तर में कगारों के रूप में बाहर की ओर उभार दिखाई देते हैं, और इन उभारों को क्या बोला जाता है? इन उभारों को बोला जाता है रेटेपेगस। जो उभार दिखाई देंगे इन उभारों को अपन बोलेंगे रेटेपेगस। छोटा क्वेश्चन है, ये पूछ सकते हैं रेटेपेगस क्या होते हैं। जो अंकुरण स्तर होता है उस अंकुरण स्तर में क्या होता है? कगारों के रूप में बाहर की साइड कुछ उभार दिखाई देते हैं, उन उभारों को अपन बोलते हैं रेटेपेगस। और अपनी जो त्वचा में वर्णक कोशिकाएं पाई जाती हैं। वर्णक कोशिकाएं कौन सी होती है? वर्णक कोशिकाएं वो कोशिकाएं जो स्किन को, जो अपनी त्वचा होती है उसको रंग प्रदान करती हैं। ठीक है, वो होती है वर्णक कोशिकाएं। जो अपनी वर्णक कोशिकाएं पाई जाएंगी वो वर्णक कोशिकाएं इन्हीं कोशिकाओं के बीच में पाई जाती हैं तथा वो त्वचा को रंग प्रदान करने का कार्य करती हैं।
और वो वर्णक कौन सा है जो त्वचा को रंग प्रदान करने का कार्य करता है? मेलेनिन वर्णक, है ना। इसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा, मेलेनिन वर्णक होता है, ठीक है। और ये मेलेनिन वर्णकहीन कोशिकाओं में भरा रहता है। ये तो हो गया अपना अंकुरण स्तर, जो स्तंभाकार कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एपिडर्मिस का सबसे आंतरिक स्तर होता है, डर्मिस के बिल्कुल बाहरी स्तर होता है ये। इसकी कोशिकाएं जो होती हैं वो लगातार विभाजित होती रहती हैं तथा ऊपर की तरफ खिसकती रहती हैं। नेक्स्ट क्या होता है, इस स्तर की जो कोशिकाएं होती हैं वो कगारों के रूप में बाहर उभार के रूप में दिखाई देती हैं। और इन उभारों को क्या बोला जाता है? इन उभारों को रेटेपेगस बोला जाता है। और अपनी जो त्वचा होती है उस त्वचा की जो वर्णक प्रदान करने वाली कोशिकाएं जो होती हैं, जो त्वचा को रंग प्रदान करती है, वो कोशिकाएं जो होती हैं वो इन्हीं कोशिकाओं के बीच में स्थित होती हैं। इनमें मेलानिन वर्णक पाया जाता है। ओके, ये तो हो गया अपना फर्स्ट स्तर, अंकुरण स्तर। अब अपन स्टडी करेंगे सूल स्तर की या स्पाइनोसोम स्तर की। अब अपना जो ये सूल स्तर या स्पाइनोसोम स्तर होगा, ये किसके बाहर स्थित होगा? ये अंकुरण स्तर के बाहर स्थित होगा, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको इतना ही लिख के आना है, सूल स्तर या स्पाइनोसोम स्तर क्या होता है? अंकुरण स्तर के बाहर स्थित होता है। और क्या काम होता है इसका? इसका कार्य होता है अधिचरण को दृढ़ता प्रदान करना, ठीक है। सूल स्तर या स्पाइनोसोम स्तर में अपने को सिर्फ ये 2 पॉइंट लिख के आने हैं। अंकुरण स्तर जो होता है उसके बाहर की साइड क्या पाया जाता है? सूल स्तर पाया जाता है। और ये क्या करता है? ये अधिचरण जो होती है अपनी एपिडर्मिस जो होती है उसको दृढ़ता प्रदान करने का कार्य करता है। नेक्स्ट अपन देखें अपना कणी स्तर। अपना जो ये सूल स्तर या जो स्पाइनोसोम स्तर होता है, इस स्तर के बाहर क्या होता है कि 5-6 परतों की कोशिकाएं मिलकर किसका फॉर्मेशन करती है? कणी स्तर का या ग्रेनुलोसम स्तर का, ठीक है। सूल स्तर के बाहर 5-6 परतों की कोशिकाएं मिलकर किसका फॉर्मेशन करती है? कणी स्तर या ग्रेनुलोसम स्तर, ठीक है। और इस स्तर की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में प्रोटीन के सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। उन प्रोटीन के सूक्ष्म कणों को क्या बोला जाता है? केरेटोहाइलिन, ठीक है। जो अपना कणी स्तर या ग्रेनुलोसम स्तर होता है, इस स्तर की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में प्रोटीन के सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। उन प्रोटीन के सूक्ष्म कणों को केरेटोहाइलिन बोला जाता है, ठीक है। प्रोटीन के जो सूक्ष्म कण होंगे उनको अपन क्या बोलेंगे? केरेटोहाइलिन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं भाई कि जो अपना ये कणी स्तर या ग्रेनुलोसम स्तर जो होता है, इस कणी स्तर या ग्रेनुलोसम स्तर के कोशिका द्रव्य में किस प्रोटीन के सूक्ष्म कण पाए जाते हैं? केरेटोहाइलिन प्रोटीन के सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। तो इसमें आपको सिर्फ ये 2 पॉइंट लिख के आने, मतलब हर स्तर के बाहर पाया जाता है। एक लाइन हर स्तर में कॉमन है, कौन सी? जो अपना अंकुरण स्तर होता है, ये तो सबसे आंतरिक स्तर होता ही है एपिडर्मिस का, ठीक है। लेकिन अपना सूल स्तर किसके बाहर पाया जाता है? अंकुरण स्तर के बाहर का जो स्तर होता है वो सूल स्तर कहलाता है। सूल स्तर के बाहर का जो स्तर होता है वो ग्रेनुलोसम स्तर कहलाता है। अब ग्रेनुलोसम स्तर के बाहर कौन सा पाया जाएगा? अब अपन बात करेंगे स्वच्छ स्तर की। ये कौन सा स्तर होता है? अपना जो ये कणी स्तर होता है, इस कणी स्तर के बाहर पाया जाता है ये स्वच्छ स्तर, ठीक है। कणी स्तर के बाहर 3-4 परतों की क्या पाई जाती है? चपटी कोशिकाएं पाई जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? स्वच्छ स्तर बोलते हैं। यहाँ पे ये सारे स्तर जो है अपन ने डायग्राम में शो किए हुए, जस्ट पास में सबसे पहले अपना अंकुरण स्तर है अंदर के अंदर, फिर इसके थोड़ा अंदर जाके अपना क्या है? सूल स्तर, फिर अपना यहाँ पे क्या है? 3rd नंबर पर ये कणी स्तर है, और यहाँ पर कौन सा जाता है? स्वच्छ स्तर, और ये लास्ट का अपना कौन सा स्तर है? किरण स्तर। ये जब अपन इसको जूम करके जब इसके डिटेल से स्टडी करते हैं ना, तब ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पर तो अपनी एपिडर्मिस एंड डर्मिस जो है अपन ने दोनों बना रखे हैं, तब इतना क्लियर शो नहीं हो रहा है यहाँ पे, बट अगर इनको जूम करके देखते हैं तब पता चलता है इसकी कोशिकाएं चपटी होती हैं। अपना जो ये स्वच्छ स्तर होता है इसकी, और जैसे कि अपना ये सूल स्तर होता है, इसकी सेल्स जो होती है बहुकोणीय स्तर की होती हैं, ठीक है। उसी प्रकार अगर अपन स्वच्छ स्तर की बात करते हैं तो अपना स्वच्छ स्तर क्या होता है? जो अपना कणी स्तर जो होता है, उस कणी स्तर के बाहर 3-4 प्रत्येक कोशिकाओं की पाई जाती हैं। और वो कोशिकाएं कैसी होती हैं? वो कोशिकाएं चपटी होती हैं। वो किसका फॉर्मेशन करती हैं? वो स्वच्छ स्तर का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। कणी स्तर के बाहर जो 3-4 परतें पाई जाती हैं जो चपटी होती हैं, उनको उन परतों की कोशिकाएं चपटी होती हैं, उसको बोला जाता है स्वच्छ स्तर। और स्वच्छ स्तर जो होता है, उस स्वच्छ स्तर की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में एक पदार्थ पाया जाता है, ठीक है। उस पदार्थ का नाम होता है एलिडीन, ठीक है। यह एलिडीन कहाँ पाया जाता है? जो स्वच्छ स्तर होता है, उस स्वच्छ स्तर की जो कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में ये पदार्थ प्रेजेंट होता है। जैसे कि अपन ने पढ़ा था, ये जो अपना ये केरेटोहाइलिन था, सॉरी अपना केरेटोहाइलिन है, ये केरेटोहाइलिन किस में पाया जाता है? कणी स्तर की कोशिका द्रव्य में ये प्रोटीन पाई जाती है।
अब अपना जो ये एलिडीन बनता है स्वच्छ स्तर में, ये एलिडीन किसके विघटन से बनता है? ये केरेटोहाइलिन के विघटन से बनता है। ठीक है, स्वच्छ स्तर की कोशिकाओं में पाया जाने वाला जो एलिडीन है वो केरेटोहाइलिन के विघटन से बनता है। क्लियर यहाँ तक? और क्या होता है कि इनका जो केंद्रक होता है, कोशिकाओं का केंद्रक, वो केंद्रक नष्ट हो जाता है। ठीक है, केंद्रक नष्ट हो जाता है, कोशिकाएं जो होती हैं वो कोशिकाएं क्या हो जाती हैं? पारदर्शी हो जाती हैं। और इस स्तर को क्या बोला जाता है? इस स्तर को अपन अवरोधक स्तर भी बोलते हैं, क्योंकि ये जलरोधी होता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? अवरोधक स्तर भी बोला जाता है। ठीक है, अवरोधक स्तर, क्योंकि ये जलरोधी होता है। ये तो हो गया फोर्थ। अगर लास्ट स्तर बचता है अपना किरण स्तर। किरण स्तर क्या होता है? किरण स्तर या कोरिनियम स्तर। अपना जो ये किरण स्तर जो होता है, ये किरण स्तर जो होगा सबसे बाहरी स्तर होगा। ठीक है, एपिडर्मिस का सबसे बाहरी स्तर कहलाता है किरण स्तर, जो शलाकाकार कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और साथ ही इसकी कोशिकाएं क्या होती हैं? चपटी एवं पतली होती हैं। और अपनी जो किरण स्तर की ये कोशिकाएं होती है, कोरिनियम स्तर की जो कोशिकाएं होती हैं, ये क्या होती हैं? निर्जीव होती हैं। ठीक है, किरण स्तर की या कोरिनियम स्तर की कोशिकाएं निर्जीव होती हैं। क्यों होती है निर्जीव? क्योंकि इनकी कोशिका द्रव्य का यह एलिडीन जो पदार्थ होता है वो सूख जाता है। किरण स्तर या कोरिनियम स्तर की कोशिकाएं निर्जीव होती है क्योंकि इनके कोशिका द्रव्य का एलिडीन पदार्थ सूख जाता है, उसकी वजह से क्या होती है? निर्जीव होती हैं। और ये एलिडीन जब सूख जाता है तब ये किस में चेंज हो जाता है? किस में परिवर्तित हो जाता है? या तो सींग, जिनको हॉर्न बोला जाता है, हॉर्न या सींग, ठीक है, या फिर केरेटीन। ओके, या तो ये केरेटीन में चेंज हो जाएगा सूख के, या फिर हॉर्न या सींग में चेंज हो जाता है। और अपना जो ये किरण स्तर होता है, इस किरण स्तर की कोशिकाएं सबसे ज्यादा क्या होती है? मोटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि किरण स्तर में कोशिकाओं की लगभग 8 से 10 परतें पाई जाती हैं। ठीक है, जो ये किरण स्तर जो होता है, ये किरण स्तर सबसे मोटा होता है। किरण स्तर सबसे मोटा क्यों होता है? क्योंकि इसमें कोशिकाओं की लगभग 8 से 10 परतें पाई जाती हैं। और जो अपने तलवे और हथेली होती है, उन तलवों और हथेलियों में किरण स्तर ज्यादा मोटा होता है। जैसा कि अपन जानते हैं, अपने किरण स्तर की जो कोशिकाएं होती है, किरण स्तर की कोशिकाएं क्या होती है? निर्जीव होती हैं। निर्जीव, चपटी एवं पतली होती है, जिससे क्या होता है कि ये बाहर खिसक, जिससे क्या होता है कि अंकुरण स्तर की कोशिकाएं विभाजित होकर ऊपर आती रहती हैं। और अपना ऊपरी जो स्तर होता है, ये किरण स्तर त्वचा से अलग होता रहता है, जिससे क्या होता है? त्वचा की सफाई होती रहती है। और जो नई वहां पे नई सेल आ जाती है, क्योंकि अपन जानते हैं अंकुरण स्तर की कोशिकाएं क्या करती है? विभाजित होती रहती है। अंकुरण स्तर की कोशिकाएं ऊपर की ओर खिसकती रहती है, जिससे ऊपर की जो कोशिकाएं होती हैं, अपना जो किरण स्तर होता है, इसकी कोशिकाएं अलग होती रहती है स्किन से, जिससे अपनी त्वचा की सफाई भी होती रहती है। और क्या होता है? ये जीवाणुओं से सुरक्षित भी रहती है। तो ये तो हो गए अपने अधिचर्म के 5 स्तर। ठीक है, अधिचर्म के 5 स्तर थे: अंकुरण स्तर, स्थूल स्तर, कणी स्तर, स्वच्छ स्तर एंड किरण स्तर। ठीक है, इन स्तरों के बारे में अपन स्टडी कर लिए। अब अपन एक छोटी सी डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वहां से। सरंगी भवन, सरंगी भवन क्या होता है, अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। सरंगी भवन की जो ये डेफिनेशन है, ये इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इससे छोटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सरंगी भवन या कैरेटिलाइजेशन। अब सरंगी भवन के ऊपर अपन अगर बात करें तो जैसा कि अपन ने एपिडर्मिस के बारे में पढ़ा, एपिडर्मिस में अपना लास्ट स्तर था कणी स्तर या कोरोनियम स्तर। इसमें अपन ने क्या देखा था? अपना जो एलिडीन था वो किस में चेंज हो रहा था? केराटिन में चेंज हो रहा था, अपन ने पढ़ा था। ठीक है, तो अगर सरंगी भवन की अपन डेफिनेशन की बात करें तो इसमें क्या आएगा? अधिचर्म जो होता है, उस अधिचर्म की बाहरी कोशिकाओं में निर्जीव केराटिन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सरंगी भवन या कैरेटिनाइजेशन कहलाती है। ठीक है, डेफिनेशन देखें अपन अधिचर्म की बाहरी सेल्स में, बाहरी सेल्स या कोशिकाओं में निर्जीव केराटिन बनने की प्रक्रिया सरंगी भवन या केराटिनाइजेशन। ठीक है, आपसे सरंगी भवन पूछे या इंग्लिश में पूछ सकते हैं केराटिनाइजेशन क्या होता है,
दोनों एक ही बात होती है, सरंगी भवन या केरेटिनाइजेशन कहलाती है। और अपना जो ये सरंगी भवन या केरेटिनाइजेशन है, इसका क्या फर्क है? जो ह्यूमन होता है, मानव होते हैं या फिर जो जीव जंतु होते हैं, उनमें क्या होता है कि सरंगी भवन की इस प्रक्रिया के द्वारा कंकाल के बाहरी सुरक्षा आवरण बनते हैं। और बाहरी सुरक्षा आवरण कौन से होते हैं? अगर फॉर एग्जांपल अपन बात करें, अपने बाल, नाखून, ये सब केरेटिनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू ही बनते हैं। बाल, नाखून जो होते हैं ये, ठीक है। तो ये हो गई अपनी सरंगी भवन की प्रक्रिया। यहाँ तक अपने स्टडी की है एपिडर्मिस के बारे में, ठीक है। अपने दो प्रमुख स्तर थे त्वचा के, जिसमें अपन ने एपिडर्मिस अपना क्लियर कर लिया। अब अपन स्टडी करेंगे डर्मिस के बारे में, तो जो अपनी चर्म है उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। अगर अपन डर्मिस की बात करें तो जिस टाइम अपन एपिडर्मिस पढ़ रहे थे उस टाइम अपन ने क्या पढ़ा था? अपन ने देखा था कि अपना जो एपिडर्मिस का जो पार्ट था, अधिचर्म का जो पार्ट था, इसका फॉर्मेशन किससे हो रहा था? एक्टोडर्म से, ठीक है। तो यहाँ पर अपना जो चर्म होगा, अपने जो डर्मिस पार्ट होगा, इसका निर्माण किससे होगा? मेसोडर्म से, ठीक है। जो अपनी एपिडर्मिस है वो एक्टोडर्म से निर्मित होगी और जो अपनी डर्मिस है वो मेसोडर्म से निर्मित होगी। और इसकी कोशिकाएं जो होती हैं, चर्म की कोशिकाएं जो होती हैं, वो मजबूत एवं लोचदार होती हैं। अपना जो ये चर्म वाला पार्ट होता है, ये अधिचर्म के जस्ट नीचे स्थित होता है, ठीक है। चर्म का जो पार्ट होता है वो अधिचर्म के जस्ट नीचे स्थित होता है। और अपनी जो चर्म होती है ये अधिचर्म से लगभग 2-3 गुना ज्यादा मोटी होती है, ठीक है। ये चर्म अधिचर्म के नीचे स्थित होती है और अधिचर्म से 2-3 गुना ज्यादा मोटी होती है। अपना जो ये चर्म का पार्ट है, ये किससे मिलकर बना होता है? इसका अधिकांश पार्ट तंतुमय संयोजी ऊतक का बना होता है, ठीक है। चर्म का अधिकांश पार्ट तंतुमय संयोजी ऊतक का बना हुआ होता है। इसमें क्या होते हैं? इसमें श्वेत कोलेजन तंतु, पीले लचीले तंतु, रुधिर वाहिनियां, तंत्रिकाएं, अरेखित तंतु पेशियां, तवक ग्रंथियां, रोमकूटक आदि कई संरचनाएं इसमें पाई जाती है। किसमें? जो अपना चर्म जो होता है, ये सारे के सारे पार्ट, रोमकूटक, अपने तंत्रिका ऊतक, रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, ये धमनी, शिरा, वसा कोशिकाएं, ये सारे के सारे किसमें पाई जाती हैं? ये डर्मिस पार्ट में पाई जाती हैं। वो दो भाग कौन से होंगे अपने? तो उसमें एक आएगा अपना पेपेलरी स्तर और एक आएगा जालिका स्तर। जो अपने चर्म जो होती है, इसके 2 स्तर होते हैं। चर्म जो होती है ये 2 भागों में विभाजित होती है, ठीक है। फर्स्ट अगर अपन बात करें पेपिलरी स्तर, सेकंड अगर अपन बात करें जालिका स्तर, ओके। इसमें सिर्फ ये 2 स्तर है। अब अगर अपन फर्स्ट अपन बात करें पेपिलरी स्तर, तो इसमें क्या होता है? इस पेपिलरी स्तर में क्या पाए जाते हैं? इस पेपिलरी स्तर में जो कोलेजन तंतु होते हैं, लचीले तंतु होते हैं और रुधिर वाहिनियां जो होती हैं, उनकी ज्यादा अधिकता होती है, ठीक है। लचीले तंतु, रुधिर वाहिनियां और कोलेजन तंतु जो होंगे उनकी ज्यादा अधिकता होगी पेपिलरी स्तर में। और इसमें क्या होता है? रसांकुर के समान परवर्ध पाए जाते हैं, ठीक है। और उन परवर्धों के ऊपर अपनी अधिचर्म जो होती है, अपनी एपिडर्मिस टिकी रहती है, ठीक है। क्योंकि अपना जो चर्म होता है ना, उस चर्म का ये ऊपरी स्तर होता है पेपिलरी स्तर, ठीक है। ये ऊपरी जो स्तर होता है ये होता है पेपिलरी स्तर और इसके ऊपर अधिचर्म टिकी होती है। क्योंकि इसके ऊपर रसांकुर के समान परवर्ध निकले होते हैं, उन परवर्धों पर अपनी अधिचर्म टिकी होती है। तो ये तो हो गया अपना फर्स्ट। अब सेकंड अपन बात करें जालिका स्तर की। इस जालिका स्तर को रेटिकुलर स्तर भी बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है। जालिका स्तर या रेटिकुलर स्तर एक ही बात होती है। अगर अपन इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है
इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, इसमें जो ये वसा कोशिकाएं होंगी या फिर अपने जो रोम पुटक होंगे, तंत्रिका, ये तंत्रिका तंतु हो गए, अपने रोम अंकुरक हो गए, इनकी अधिकता ज्यादा पाई जाती है, ठीक है, जालिका स्तर में। और अपना जो ये रेटिकुलर स्तर, ये जालिका स्तर जो होता है, ये अधिक मोटा भी होता है, ठीक है, और इसमें तंतु भी अधिक मोटे होते हैं और दूर दूर तक फैले होते हैं, ठीक है। और इसमें किसकी अधिकता पाई जाती है, वसा कोशिकाओं की, रोम पुटक की, त्वक ग्रंथियां जो होती हैं उनकी अधिकता पाई जाती है। अगर अपने जालिका स्तर या फिर रेटिकुलर स्तर की बात करें तो इसमें क्या पाया जाता है, वसीय स्तर पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो वसीय स्तर पाया जाता है ना, ये क्या करता है, ये तापरोधी स्तर बनाता है एक तो, और एक त्वचा को सुडौल बनाने का कार्य किसका होता है, इसी वसीय स्तर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने एपिडर्मिस और डर्मिस के दोनों, अपने एपिडर्मिस के 5 स्तरों की बात कर ली थी और डर्मिस के दोनों स्तरों के बारे में स्टडी कर ली। नेक्स्ट जब वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे तो उसमें स्टडी करेंगे अपन त्वचा के व्युत्पन्न कौन कौन से होते हैं, रोम की स्ट्रक्चर क्या होती है, त्वचा की जो ग्रंथियां होती हैं वो त्वचा में कितनी ग्रंथियां पाई जाती है, उनका फंक्शन क्या होता है, ये सब चीजें अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।